स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम क्लास 12th हिस्ट्री का हमारा 7th चैप्टर विजयनगर साम्राज्य, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। 2 पार्ट हम इसके पहले देख चुके हैं, ये हमारा आज तीसरा पार्ट है। इसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ पर जो है जल संपदा मतलब जल की आपूर्ति उस साम्राज्य में कैसे होती थी, खेतों तक किस तरह से जो है वो लोग नहरों के द्वारा, नदियों से जो है नहर निकाल के जल की आपूर्ति करते थे। फिर राजकीय व्यवस्था, जो राजकीय केंद्र था, प्रशासनिक केंद्र था, वहाँ तक किस तरह से जल ले जाया जाता था, पानी की आपूर्ति की जाती थी। इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदियाँ तथा सड़कें। देखिए, किलेबंदी का क्या मतलब होता है। मान लो कोई किला है या कोई राजभवन है या कोई इमारत है, अगर हम उसको सुरक्षा की दृष्टि से उसका जो है ये सेफ रखने के लिए उसको उसके चारों ओर एक दीवार बना देते हैं ताकि वो जो है सेफ हो जाए, बाहर से जो है कोई वहाँ पर एंट्री ना कर सके, तो उसको बोलते हैं किलेबंदी। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों को 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि 15वीं शताब्दी में जब फारस के एक शासक द्वारा अपना एक दूत वहाँ पर भेजा गया विजयनगर साम्राज्य में, जब उसने यहाँ पर किलेबंदी को देखा कि किस तरह से जो है पूरा जो साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, उसको किलेबंद किया गया है, किस तरह से उसको सुरक्षा की दृष्टि से कितना सेफ तरीके से जो है किले बनाए गए हैं, दीवारें बनाई गई हैं। क्योंकि बाहर से जो है आसपास के जो उनके क्षेत्र थे सुल्तानों के, उनके साथ उनका जो है प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी, वे लोग एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। तो सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर जो किलेबंदी की गई थी उसके बारे में अब्दुल रज्जाक ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं। वो क्या हैं? इनमें न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र जंगलों को भी घेरा गया था। देखिए, हम क्या बात करें कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से किलेबंदी की जाती है, तो विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें केवल शहर की सुरक्षा ही नहीं की जाती थी, केवल शहर की किलेबंदी नहीं की गई थी, बल्कि कृषि के लिए जो आसपास जो क्षेत्र होता था, जो उनके खेत होते थे या फिर जो जंगलों का एरिया था, उनकी भी किलेबंदी वहाँ पर की गई थी। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी, और जो सबसे बाहरी जो किलेबंदी का रूप हमें देखने को मिला जो शहर के बाहर, वो क्या था कि उसके आसपास जो है पहाड़ी क्षेत्र था, जो पहाड़ियाँ थी, तो वो दीवारें इस तरह से बनाई गई थी कि चारों ओर से जो पहाड़ियाँ हैं उस शहर के, वो उनको जो है आपस में जोड़ कर रखती थी। यह विशाल संरचना राजगिरी संरचना थोड़ी सुंडाकार थी। राजगिरी संरचना का मतलब क्या है कि ये जो दीवारें बनाई गई थी ये पत्थरों से बनाई गई थी, और सुंडा आकार का मतलब क्या होता है कि जो पत्थर है उनकी शेप जो है कुछ इस तरह से होती थी, नुकीली। तो इस तरह से एक पत्थर ऐसे रख दिया, फिर दूसरा पत्थर अगर इसके इसके साथ अगर लेके आएंगे तो इस तरह से रख दिया, तो एक दूसरे को जो है इस तरह से जोड़ा जाता था पत्थरों को, और एक दीवार का रूप वहाँ पर दे दिया जाता था। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु के निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। देखिए, जो दीवार बनाई गई उसके लिए क्या किया गया, हम क्या करते हैं, मान लो कोई हमें दीवार बनानी है तो हम या तो मिट्टी का गारा गारा जिसको बोलते हैं कच्ची मिट्टी, या फिर हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं ताकि जो हम दीवार खड़ी कर सकें। लेकिन वहाँ पर जो किलेबंदी के लिए दीवारें बनाई गई थी वो पत्थरों से ही बनाई गई थी, और पत्थरों की शेप ऐसी होती थी कि एक दूसरे में जो है पत्थर फंस जाते थे और एक दीवार का जो है रूप ले लेते थे। तो वहाँ उनको जोड़ने के लिए किस तरह की गारे मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े घना आकार थे जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। वे घन के आकार के थे और जो है आराम से वो एक दूसरे के साथ टिके रहते थे और दीवार का रूप ले लेते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी तथा मलबे के मिश्रण से बना होता था, और जो अंदर का भाग है उस पे बाहर जैसे पत्थर है, अंदर क्या है, मिट्टी, मलबा और ये सारी चीज़ें ये लगा दी जाती थी। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे, और जो किले बनाए गए थे, जो उनकी दीवारें थी, उनके जगह जगह पर बुर्ज भी बनाए गए थे। वो वर्गाकार थे या आयताकार थे। बुर्ज क्यों बनाए गए थे? क्योंकि वहाँ पर जो सैनिक होते थे वो वहाँ जो है व्यवस्था सैनिकों की जाती थी,
वो देखभाल करते रहते थे कि कहीं जो है बाहर से कोई आक्रमण तो नहीं हो जाए। इसमें किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें खेतों को भी घेरा गया था। देखिए अब्दुल रज्जाक क्या कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हमें देखने को मिली कि ना सिर्फ शहर को बल्कि खेतों को भी यहाँ पर जो है घेरा गया था किलेबंदी से। इस तरह से आप देख सकते हैं, मान लो ये कोई एक रास्ता है, एक प्रवेश द्वार है किसी शहर में जाने का, और उसके बाहर जो है इस तरीके से जो है ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती हैं। तो वो क्या काम करती हैं? किलेबंदी का काम करती हैं कि भाई यहाँ से एक प्रवेश द्वार है, सिर्फ एंट्री होगी तो इस प्रवेश द्वार से ही होगी और कहीं से भी आप जो है एंटर इसके अंदर नहीं कर सकते। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली दूसरी दीवारों के बीच जुटे हुए खेत थे। अब देखो उन्होंने 7 पंक्तियों में अपनी बातें बताई हैं, तो वो क्या कहता है, जो पहली और दूसरी दीवारें जो थी ना शहर के बाहर, उसमें क्या थे? उसमें जुटे हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। और पेस लिखता है, पेस कौन है ये? पेस जो है डोमिंगो पेस की ये बात कर रहे हैं, ये एक पुर्तगाली दरबारी यहाँ आए थे। वो क्या कहते हैं कि इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं जहाँ वे धान उगाते हैं और कई उद्यान हैं और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता है। देखिए अब्दुल रज्जाक ने बताया कि जो दूसरी तीसरी जो परिधि है, दीवार है, उसमें जुटे हुए खेत हैं। इसी तरह से एक पुर्तगाली जो यहाँ पर आए थे, डोमिंगो पेस, उन्होंने भी क्या था कि एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी होकर जब विजयनगर साम्राज्य को देखा तो उन्होंने अपना वर्णन इस प्रकार लिखा कि जो पहली परिधि है उसमें जो है पहली जो दीवार है, अगर हम किलेबंदी की देखें तो वहाँ से लेकर अगर आप शहर की दूरी देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है। जिसमें पहली परिधि में क्या आते हैं? पहले खेत हैं जहाँ वे लोग, विजयनगर साम्राज्य के लोग खेती करते हैं, धान उगाते हैं, फिर कई बगीचे भी हैं और झीलें भी हैं। इन कथनों के अनुसार आज के पुरातत्व विभाग द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। देखिए इनकी बातों से हमें पता लगा कि भाई उन्होंने खेतों की भी जो है किलेबंदी की थी, तो ये पता लगा कि भाई ये लोग खेती तो करते थे, कृषि कार्य तो करते थे। तो जो पुरातत्व विभाग के जो व्यक्ति हैं, जो सर्वेक्षण करता है, उन्होंने क्या किया कि इस तरह के जो है साक्ष्य खोजे, जिनसे हमें ये पता लगा कि ये लोग जो है खेती कार्य भी करते थे। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। अब इनके खेतों की बात हो रही है कि विजयनगर साम्राज्य के लोग कृषि कार्य करते थे, लेकिन ये जल कहाँ से लाते थे अपने खेतों के लिए? ये लाते थे तुंगभद्रा नदी जो है उससे छोटी छोटी नहरें निकालते थे ये, उन नहरों के द्वारा जो है खेतों तक पानी लाया जाता था। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया गया? अब ये पूछ रहे हैं कि भाई देखो, शहरी क्षेत्रों को, आवासीय क्षेत्रों को तो किलेबंद करना हमें सही लगता है कि भाई सुरक्षा की दृष्टि है, लेकिन कृषि के जो है कृषि क्षेत्र हैं, जो खेत हैं, उनकी किलेबंदी क्यों की गई? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। इसका मतलब क्या है कि खेतों की किलेबंदी इसलिए की जाती थी, जो आसपास के जो प्रतिपक्ष के जो उनके द्वंद्वी थे, उनको जो है उनका उद्देश्य ये होता था कि जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसके पास खेती के लिए कम से कम जगह मिले, कम से कम उसको जो है संसाधन प्राप्त हो, ताकि जो वो है अपने आप ही हमारे को समर्पण कर दे, दूसरे राजा के वो अधीन हो जाए। क्यों? अगर उसके पास जो है सामग्री, संसाधन सब कुछ होंगे तो वो भी शक्तिशाली होगा। लेकिन अगर हम किसी को इतना कमज़ोर बना दें कि उसके पास जो है संसाधन ही ना हो, खाने के लिए जो है खाने की आपूर्ति पूरी तरह से ना हो अपने राज्य के लिए, तो वो क्या करेगा? क्या वो इस लायक रह जाएगा कि भाई दूसरे पर आक्रमण कर सके? नहीं। तो वो क्या करता था, वो इसका मकसद यही था इस खेतों की घेराबंदी का कि जो प्रतिद्वंदी है वो जो है दूसरे शासक को समर्पण कर दें। अब ये घेराबंदी कई महीनों तक और वर्षों तक चल सकती थी। घेराबंदी जो की जाती थी वो जो है लंबे समय तक चलती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करते थे। और ये जो घेराबंदी जो है खेतों के चारों ओर करते थे, इसमें ये जो है अन्नगार मतलब
अपना जो खाने का सामान रखने के लिए बड़े बड़े जो है भवन बना लेते थे, जहाँ पर ये अन्न को सेफ रखते थे कि भाई कल को कोई आक्रमण कर दे, अगर हम बाहर ना निकल सके तो हमारी जो है खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से चलती रहे। विजयनगर के शासक ने पूरे कृषि विभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया था। देखिए, जो महंगी तो है, जब आप सिर्फ ना सिर्फ रहने की जगह को, बल्कि आप खेती के जो क्षेत्र हैं, खेती के जो जगह हैं, उनकी भी अगर आप पूरी किलाबंदी कर रहे हो, वहाँ पर जो है पूरी सिंचाई के लिए नहरें निकाल रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने अपने कृषि विभाग को बचाने के लिए खूब पैसा खर्च किया। ये जो इनकी नीति थी वो काफ़ी महंगी थी और व्यापक थी, इसका मतलब बहुत बड़ी थी। दूसरी किलेबंदी नगरों के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। अब जो पहली हमने देखा कहाँ थी, खेतों की, दूसरी कहाँ है, नगरों की के बाहर जो है नगरों के चारों, और तीसरी से शासकीय केंद्रों को घेरा गया था। जो पहले क्या है, पहली जो परिधि होगी उसके अंदर खेत आएंगे, दूसरी में नगर आएगा, और तीसरी जो अंदर और अंदर जाएंगे तो वो जो राजा है उसका महल होगा, उसके रहने की जगह होगी, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा गया था। तो जो राजा के जो शासकीय केंद्र था, जहाँ पर उसकी जो है सारी महत्वपूर्ण इमारतें थी, उनको ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा गया था वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में। अब दुर्ग में प्रवेश करने के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। अगर उस दुर्ग में प्रवेश करना है, किले में जो है शहर के अंदर प्रवेश करना है, तो उसके लिए क्या था, एक सुरक्षित प्रवेश द्वार बना दिया जाता था कि भाई इस द्वार से यहाँ पर एंट्री होगी, और उस द्वार को जो है शहर की जो मेन सड़कें थी उनसे जोड़ दिया जाता था। प्रवेश द्वार विशिष्टता के नमूने थे, अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते हैं जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे, और किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। अब इसका एक वर्णन किया गया है, जो भी ये ऐसे प्रवेश द्वार बनाया गया है उसका वर्णन किया गया है कि भाई किस तरह से उसमें जो है जो मुस्लिम जो स्थापत्य कला जो हमें देखने को मिलती है, गुंबद है, मेहराब है, उनका प्रयोग किया गया है। ये जो है विशिष्टता के नमूने क्यों थे, क्योंकि इनको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाता था, इनके ऊपर बहुत अच्छी चित्रकारी होती थी, इनके ऊपर जो है एक मेहराब बनाई जाती थी। मेहराब ऐसे होती है थोड़ी जो है आप गोलाकार, आप अर्धवृत्त के रूप में आप देख सकते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं ना मस्जिद वगैरह में, या फिर इनके जो मुसलमानों के जो है कुछ इमारतों को आप देखोगे तो उसमें इस तरह की गोल शेप बनी होती है, उसको मेहराब गुंबद बोलते हैं। तो ये तुर्की सुल्तानों की जो स्थापत्य कला है, इसके चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। मतलब देखो, था तो हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य, लेकिन सल्तनत की जो स्थापत्य कला थी उसका असर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की ओर वहाँ से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया। अब हमने सड़कें देखी विजयनगर साम्राज्य में, वो कैसी थी। सामान्यतः सड़कें भूभाग से बचाकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। मतलब ये है कि जो सड़कें होती थी वो ये नहीं है कि बड़ी जो है सिंपल तरीके से कि भाई एक सड़क दूसरी सड़क मिल रही है इजीली, जहाँ से आवागमन हो जाता। ये थी घाटियों से बचकर जो है इधर उधर, मतलब ये है इनको इस तरीके से बनाया जाता था कि कोई भी जो है बाहर से आने वाला या कोई भी आक्रमणकारी है वो इजीली जो है शहर के अंदर प्रवेश ना कर सके। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिरों में प्रवेश द्वारों के आगे बढ़ी हुई थी, और इनके दोनों ओर बाजार थे। और जो मेन सड़कें थी विजयनगर साम्राज्य की, उसमें क्या था कि कुछ जो थी वो मंदिरों के आगे से होकर गुजरती थी, और उसके दोनों ओर बाजार लगते थे। ये है ना कि भाई मंदिर में लोग आएंगे, फिर उसके दोनों ओर बाजार है, वहाँ से वो सामान वगैरह खरीदते होंगे। तो इस तरह के से जो है साम्राज्य में जो है सड़कों का विस्तार था। अब हम देखते हैं कि शहरी केंद्र किस तरह का था विजयनगर साम्राज्य में। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। देखिए, जो शहरी केंद्र, शहर का मतलब क्या है कि एक शहर जहाँ पर लोग रहते हैं,
वहाँ की अगर सड़कों को हम देखें तो हमें जो साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विकों को, वो कम साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पर जो है लोगों के आवास की हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों, जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है, में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है। अब जो खुदाई की पुरातत्वविदों ने, तो वहाँ पर जो शहर था विजयनगर साम्राज्य, उसका जो उत्तर और पूर्वी जो कोना था, वहाँ पर क्या मिली? परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध, साफ, स्वच्छ, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का प्रयोग किस लिए होता है? बर्तन बनाने के लिए या फिर सजावट का सामान बनाने के लिए। तो एक अच्छी जो क्वालिटी की चीनी मिट्टी जो है वो उत्तर पूर्वी कोने में वहाँ पर मिली है। अब ये जो पुरातत्वविद हैं ये क्या कहते हैं कि हो सकता है इन स्थानों पर अमीर व्यापारी रहते हों। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भाई यहाँ अमीर व्यापारी रहते होंगे? क्योंकि जो परिष्कृत चीनी मिट्टी है उसका प्रयोग जो है उस समय साधारण लोग नहीं करते थे, इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई जिस इन चीज़ों का अगर प्रयोग किया गया है तो यहाँ लोग यहाँ पर रहने वाले लोग भी अमीर ही होंगे। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला माना जाता था। रिहायशी का मतलब होता है अमीर। यहाँ स्थित मकबरे तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडलों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। देखिए, जो यहाँ पर हमने देखा कि सल्तनत का क्या साम्राज्य भी था और एक हिंदू साम्राज्य भी था। तो यहाँ जो सल्तनत के मकबरे हैं, मस्जिदें हैं, उनकी जो स्थापत्य कला थी वो किससे मिलती है? हम्पी में जो मंदिर मिले हैं, जो मंडल हैं मंदिरों के, उनसे जो है उनकी स्थापत्य कला मिलती जुलती है। मतलब उन्होंने जो है एक दूसरे को प्रभावित किया था। सामान्य लोगों के आवास जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं और फिर भी सुदृढ़ हैं। अब एक पुर्तगाली यात्री बरबोसा ने लिखा है अपने यात्रा वृत्तांत में कि यहाँ पर रहने वाले जो सामान्य लोग थे उनके घर कैसे थे। वो बताते हैं कि उनके घर जो है छप्पर के बने हुए थे। छप्पर क्या होता है? छप्पर होता है एक घास फूस से जो है छत बना दी जाती है। जो घर होता है उसकी दीवारें जो है या तो कच्ची मिट्टी की होती हैं इस तरह से, या फिर जो है लकड़ी की होती हैं, और उसके ऊपर जो छत होती है वो जो है घास फूस और लकड़ी या मिट्टी इस तरह से वो बनाई जाती है, उसको बोलते हैं छप्पर। तो वो बरबोसा बताते हैं कि यहाँ के घर जो थे जो साधारण लोगों के, वो जो है उनके आवास छप्पर के हैं, फिर भी सुदृढ़ हैं। लेकिन बेशक वो छप्पर के थे, लेकिन वो मजबूत हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। और यहाँ की जो गलियाँ हैं वो जो है खुली खुली हैं और लंबी हैं। सर्वेक्षण इंगित करता है कि इस पूरे राजकीय क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे। अब जो पुरातत्वविदों ने जो सर्वेक्षण किया, जो खोज करी, उससे हमें पता लगा कि यहाँ पूजा स्थल और मंदिर जो है बहुत मात्रा में मिले हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर इससे पहले जब विजयनगर साम्राज्य से पहले जब चोल और होयसाल जो शासक थे उन्होंने भी खूब यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया था। और जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो वहाँ के शासकों ने भी यहाँ पर खूब मंदिरों का निर्माण करवाया था। जो विविध प्रकार के संप्रदाय जो संभवतः समुदाय द्वारा संरक्षण की ओर संकेत करते हैं। अब ये मंदिर और पूजा स्थल हैं, ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं किसी समुदाय को संरक्षण किस तरह से मिलता है। सर्वेक्षणों से पता लगता है कि कुएं, बरसात में के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। अब ये जो साधारण लोग जो थे, साधारण जनता यहाँ की रहने वाली थी, उनको पानी कहाँ से मिलता था? या तो कुओं से मिलता था या फिर जो है बड़े बड़े जलाशय एक तालाब की तरह बनाए गए थे। बरसात होती थी, बारिश का पानी उनमें इकट्ठा होता था, वहाँ से वो पानी का प्रयोग करते थे। या फिर जो मंदिर थे वहाँ पर भी, मंदिरों में भी बड़े बड़े जलाशय और तालाब बनाए गए थे जो कि नगर निवासियों के लिए जो है पानी के स्रोत का कार्य करते थे। अब हम देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी जो है राजकीय केंद्र व्यवस्था थी वो कैसे थी। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है।
हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। अगर हमने देखा कि जो दक्षिण पश्चिमी कोना है उसको बताया गया कि भाई यहाँ पर जो है इनका जो राजनीतिक केंद्र था, यहाँ पर जो है प्रशासनिक कार्य जो है शासक वो करता था, लेकिन फिर भी यहाँ मंदिर भी बहुत ज़्यादा संख्या में मिले। 60 से भी ज़्यादा इस जो है एरिया में हमें मंदिर, कौन से एरिया में, दक्षिण पश्चिमी भाग जो था विजयनगर साम्राज्य का, वहाँ 60 से भी अधिक मंदिर मिले हैं। मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं के संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने और वैधता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि जो शासक थे, जो वहाँ पर शासन करने वाले जो राजा थे, वो जो है इन मंदिरों को, इन संप्रदायों, धार्मिक संप्रदायों को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते थे? क्यों? क्योंकि जो आम जो लोग हैं, जो जनता है, वो जो है देवी देवताओं को बहुत पूजनीय मानती है। तो जहाँ पर देवी देवताओं का सम्मान किया जाएगा किसी राज्य में, तो जो प्रजा है वो ये सोचेगी भाई ये शासक है जो ये हमारे हित के लिए कार्य कर रहा है, ये हमारे देवी देवताओं का आदर कर रहा है। तो जो शासक थे वो अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, अपने जो है जो लोगों का समर्थन पाने के लिए, जनता का समर्थन पाने के लिए इन जो है मंदिरों का खूब निर्माण करवाते थे। इनके वो आश्रयदाता कहलाते थे कि भाई वो जो है मंदिरों का और इनका खूब निर्माण करवाएंगे तो जनता जो है उनका साथ देगी। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है और यह अपेक्षाकृत बड़ी संरचना है जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध इसका नहीं था। अब यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी भाग था, यहाँ हमें और क्या देखने को मिला, 30 से ज़्यादा ऐसी संरचनाएं मिली जिसको हमने क्या मान लिया कि भाई ये यहाँ पर जो है महल हैं। जो महल हैं वो बहुत बड़े हैं और इनका प्रयोग जो है, अब महलों का प्रयोग किस लिए करते हैं? या तो राजा वगैरह रहने के लिए या फिर जो है किसी धार्मिक कार्य के लिए। लेकिन हमें यहाँ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे ये लगा हो कि भाई ये लोग अनुष्ठानिक मतलब धार्मिक कार्यों के लिए इन महलों का प्रयोग करते हों। तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि भाई हो सकता है ये इतने बड़े महल हैं, संरचनाएं हैं, यहाँ पर भी जो है राजनीतिक व्यवस्था यहाँ की साम्राज्य की चलती हो। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की रचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। अब देखो हमें यहाँ पर मंदिर भी मिले और बड़े बड़े महल भी मिले, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिला? जो मंदिर हैं उनका निर्माण जो राजगिरी का मतलब है पत्थर, जो राजगिरी की पहाड़ियाँ हैं उनके बहुत ही जो है अच्छे पत्थर हैं, उनसे जो है मंदिरों का निर्माण किया गया है। लेकिन अगर इन महलों की बात करें, धर्मेतर मतलब जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता, ऐसे भवनों की जो है रचना किससे की गई है? विकारी वस्तुओं से। विकारी का मतलब होता है बेकार चीज़ें, मतलब इसमें किसी तरह के अच्छे पत्थर या कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं की गई है जिससे हमें ये लगे कि भाई हो सकता है यहाँ कोई धार्मिक कार्य होता हो। अब ये क्या है? महानवमी डिब्बा। इस क्षेत्र के कुछ विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार तथा साथ ही उसके कार्यों के आधार पर किया गया। अब जो भी साक्ष्य हमें मिले उसके हमने देखा कि जिस तरह की संरचनाएं मिली हैं उनका नामकरण हमने देखा या तो भवनों के आकार पर कि भाई बड़ा महल है वो किस लिए प्रयोग होता है, या फिर वहाँ पर किस तरह के कार्य होते थे उसके आधार पर हमने इनका नामकरण किया। राजा का भवन नामक संरचना क्षेत्र में सबसे विशाल थी। तो जो सबसे विशाल जो हमें चीज़ देखने को मिलेगी वो क्या थी? राजा का भवन, जो जहाँ पर वो राजा रहता था। परंतु इसके राजकीय आवास होने के कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। देखिए कुछ पुरातत्वों को कुछ ऐसी संरचना मिली जिससे लगा कि भाई राजा यहाँ पर रहता, ये जो है इतना विशाल है तो ये राजा का भवन होगा। लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे वो ये है जो शोर होकर जो है कह सकें पुरातत्वविद कि भाई राजा यहाँ पर रहता भी होगा। हो सकता है वो इन भवनों का प्रयोग जो है अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों के केंद्र के रूप में जो है वो करता हो। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच जो हमें देखने को मिले वो क्या थे? एक तो मंडप और एक महानवमी डिब्बा। पूरा क्षेत्र जो है ये ऊंची दीवारों से घिरा है और इनके बीच में एक गली है।
तो ये जो मंडप है वो कैसा होता था कि भाई पूरा जो है ऊंची दीवारों से उसको घेरा जाता था और उसके बीच में एक गली होती थी। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसके आसपास और निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं, जिसमें दूसरी मंजिल उस स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। अब मंडप जो है उसका डिस्क्रिप्शन कैसे दे रखा है कि इसमें क्या था कि मंडप क्या होता है। देखिए मंडप जैसे हम शादी के लिए मंडप लगाते हैं, मतलब इस तरह से जैसे पिल्लर खड़े कर दिए, उसके ऊपर जो है कुछ एक दीवार से वो कुछ मतलब पर्दा वगैरह लगाते हैं। तो ये जो सभा मंडप होता था इसका प्रयोग जो है हो सकता है भाई यहाँ जो है सारे जो राजा उसके जो मुख्य अधिकारी हैं वो मिलकर चर्चाएं करते हों प्रशासनिक कार्यों से संबंधित, राजनीतिक कार्यों से संबंधित। तो इस मंडप को कैसे दिखाया गया है कि इसमें निश्चित दूरी पर लकड़ी के जो स्तंभ स्तंभ मतलब खंबे थे और उनमें क्या थे, छेद बने हुए थे। और उन छेदों में क्या था कि इससे दूसरी मंजिल के स्तंभ टिके हुए थे। उन छेदों में जो है और ऊपर से स्तंभ गाड़े गए थे जिससे जो है दूसरी मंजिल बनती थी और वहाँ तक जाने के लिए क्या था, सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। अब स्तंभों के एक दूसरे के बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता था होगा और इसलिए स्पष्ट है कि यह मंडप जो है किसी प्रयोजन के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि भाई इन लोगों ने जो मंडप बना दिया वो किस कार्य में वो प्रयोग करते थे, पर यह है कि भाई इस तरह से जो है लकड़ी के खंभे जो है बना करके 2 मंजिला वहाँ पर मंडपों का जो है निर्माण किया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा। अब दूसरा जो हमें देखने को मिला जो है सबसे ऊंची संरचना जो मिली वो क्या थी, महानवमी डिब्बा। एक विशाल काय मंच है। ये भी क्या है, एक मंच। मंच का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपना कहते हैं ना कि भाई स्टेज है, स्कूल में भी हम देखते हैं कि एक ऊंची जगह बना दी जाती है जिसको हम बोलते हैं कि भाई स्टेज है। वहाँ पर जो है प्रेयर होगी या फिर किसी भी तरह का स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसके लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इन यहाँ जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ पर इसी तरह की एक संरचना थी, एक बड़ा सा मंच था जिसका नाम क्या दिया गया था, महानवमी डिब्बा, जो लगभग 11,000 फीट, ये देखिए सीट नहीं है ये फिट है, तो 11,000 फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक था। अब इसका आधार कितना है, इसका आधार देखिए बहुत बड़ा है। ये नीचे आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये महानवमी डिब्बा की है। इसका जो ये बेस होता था, नीचे का आधार होता था, वो कितना बड़ा है, 11,000 फीट में था। और इसकी जो ऊंचाई होती थी ऐसे वो होती थी 40 फीट। तो देखिए देखने में बहुत बड़ा है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता लगता है कि यह संरचना किसकी बनी हुई थी, लकड़ी की। और जो इसके जो ये सारा जो ऊपर का जो हिस्सा है ये किससे बना है, लकड़ी से। मंच का जो आधार था वो उभारदार उत्कीर्ण से पटा पड़ा था। मंच का जो आधार है, आधार मतलब उसका जो बेस है वो किससे पटा पड़ा है, उत्कीर्ण। उत्कीर्ण का मतलब क्या है कि जो भी उसकी लकड़ी है, जो पत्थर है, उसके ऊपर क्या किया गया है, बहुत जो है सुंदर चित्रकारी कलाकारी वहाँ पर की गई है। इस घटना से जुड़े अनुष्ठान सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार, जिसे दशहरा उत्तर भारत में, दुर्गा पूजा बंगाल में और नवरात्रि महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में नामों से जाना जाता है, कि महानवमी शाब्दिक अर्थ महान दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। अब ये हमें बताते हैं कि ये महानवमी जो डिब्बा था, ये मंच था, इसका प्रयोग किस लिए होता था। इसका प्रयोग होता था सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के आसपास हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है, जो है उत्तर भारत में दशहरा मनाया जाता है। तो हो सकता है वहाँ पर भी ये लोग इस तरह का त्यौहार मनाते हों, या फिर बंगाल में जिस तरह दुर्गा पूजा की जाती है, और प्रायद्वीप भारत में इसको क्या बोला जाता है, महानवमी। तो इन जो है सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए इस डिब्बे का प्रयोग किया जाता था। अब जो ये दिखा रखा है ये क्या है, ये हमने देखा ना कि इसका जो आधार है उस पर जो है उत्कीर्ण किए गए हैं चित्र। तो इसका जो ये बेस है ये पत्थर है, इसके ऊपर देखिए हाथी बनाए गए हैं। इधर आप देख सकते हैं कि जैसे कोई मानव आकृति है। तो इस तरह से इस पर डिज़ाइनिंग की गई है, कलाकृति की गई है इसके बेस पे। इस
अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। अब जब यहाँ पर ये दशहरा या महानवमी इस तरह का जब ये कोई भी अपना त्यौहार मना रहे हैं तो ये शासक क्या करते थे, अपने ताकत का प्रदर्शन करते थे कि भाई कौन शासक जो है वो कितना शक्तिशाली है। इस अवसर पर होने वाले स्थानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। अब यहाँ पर जो पूजा की जाती थी उसमें क्या होती थी, मूर्ति पूजा होती थी, घोड़ों की पूजा होती थी और भैंस और जो अन्य जानवर थे उनको बलि भी दी जाती थी। नृत्य, कुश्ती प्रतियोगिता और साज लगे घोड़ों, हाथियों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इसके मुख्य आकर्षण के केंद्र थे। अब इस जो है त्योहार में क्या क्या होता था, कहीं पर जो है नृत्य किया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, कहीं पर जो है कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है, कहीं पर जो घोड़े, हाथी, सैनिक हैं उनकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, या फिर जो अधीनस्थ थे, जो राजा के अंडर जो काम करने वाले लोग थे, अतिथि थे, वो क्या करते थे, राजा को भेंट भी इस अवसर पर देते थे। इन उत्सवों का गहन सांकेतिक अर्थ था, ये था कि भाई इनके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है इन उत्सवों को, इन त्योहारों को मनाने में। वो क्या था, त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी और अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था और इस अवसर पर राज्य के लिए बड़ी मात्रा में भेंट और साथ ही जो है उनके नियत कर भी लाते थे। अब जो है क्या होता था कि भाई ये त्यौहार मनाया जा रहा है, यहाँ पर क्या करता था राजा अपनी और अपने नायक, जो सेना के नायक हैं उसके, वहाँ पर खुले मैदानों में ये निरीक्षण करता था कि भाई जो मेरी सेना है वो किस तरह से, जो नायक है वो अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और बड़ी मात्रा में उनके लिए भेंट भी लाता था और उनके नियत कर, मतलब जो है उनका जो टैक्स जो होता था, कर होता था, वो जो है वे सारे लोग जो है वो राजा के लिए यहाँ पर लेके आते थे। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन, अब और कौन से भवन थे, देखिए हमने महाडिब्बा और जो है मंडप देखा। अब जो सबसे सुंदर भवन था वहाँ का वो क्या था, लोटस कमल का महल, जिसका नामकरण किसने किया था, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी यात्रियों ने। ये पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो शेप है वो किसकी जैसी है, इस मंदिर की कमल की जैसी है, जैसे कमल का फूल होता है ना, जिसे इस तरह से एक, फिर इसमें से ऐसे साइडों में से पत्तियाँ निकलती हैं, तो इस तरह से जो ये प्रतीक है, ये कमल का प्रतीक इस मंदिर को माना गया है कि भाई इसकी शेप जो है वो कमल की है। और इसका नामकरण किसने रखा, अंग्रेज अधिकारियों ने। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहास का इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। अब देखिए नाम तो देखने में इसका इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ये नहीं पता, इसके कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले कि इस महल का जो है, इस मंदिर का जो है प्रयोग किस लिए होता था। एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यह है कि परिषदीय सदन था, राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता है। अब जो मैकेंजी था उसने अपने कुछ सुझाव दिए, उसने कहा कि भाई हो सकता है ये कोई परिषदीय भवन रहा हो और जो राजा है वो अपने यहाँ परामर्शदाताओं से मिलता हो, सलाह मशवरा यहाँ बैठ कर करता हो। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। अब यहाँ के जो मंदिर हैं वो जो है ना सिर्फ धार्मिक केंद्र में, बल्कि जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था थी वहाँ पर भी हमें बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। इनमें से एक जो है अत्यंत दर्शनीय था, वो क्या था, हजारा राम मंदिर। संभव है इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। हजारा राम मंदिर जो है उसका प्रयोग जो है कौन करता था, राजा या उसके परिवार के सदस्य। बीच में देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित है। जो हजारा राम मंदिर है उसमें जो है अब जो देवस्थल जहाँ पूजा होती थी उनकी मूर्तियों के अवशेष जो है अब नहीं है वहाँ पर, लेकिन जो दीवारों पर जो मूर्तियाँ हैं, जो कलाकृति की गई है, उनके अवशेष अभी भी सुरक्षित हैं। इनमें मंदिर के आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण से लिए गए कुछ दृष्टांत शामिल हैं और जो दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है उसमें जो है क्या दर्शाया गया है, रामायण के दृश्य। ये आप तस्वीर दे सकते हैं, ये है हजारा राम स्वामी का मंदिर।
शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं नष्ट हो गई, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा और इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में है। देखिए, जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तो उसकी बहुत सारी जो संरचनाएं थी, जो महल थे या और जो जगह थी, वो नष्ट हो गई। लेकिन उनके जो नायक थे, उनको जो बाद में जिन्होंने वहाँ पर जो है संभाला, जिन सैनिकों ने उस राज्य को, वहाँ पर महलनुमा जो संरचनाएं थी उनका निर्माण वहाँ पर जारी रहा। उस तरह के जो महल हैं वहाँ पर बनते रहे और बहुत सारे भवन जो है हमें आज भी देखने को मिलते हैं। इसके आगे का चैप्टर हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अगली वीडियो की।